अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 हमारे पास चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था, वह थोड़ा सा रह गया है। तो आज लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो रेडियस की डेरिवेशन थी वो जो है वो की थी, और आज की डेफिनेशन के अंदर हम बोहर की जो एनर्जी की एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो करने वाले हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन एन ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो आज हम इसको जो है इस इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम, किसी भी जो है एटम के ऑर्बिट के अंदर द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Pe एंड काइनेटिक एनर्जी Ke, यानी कि किसी भी एटम के अंदर उसके ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो इजीली हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी बराबर होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। देन द पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यूज निकाल कर हमने आगे की डेरिवेशन के अंदर आगे फॉरवर्ड हम लोगों ने जाना है, ठीक है। तो द पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, वर्क डन है। और वर्क डन कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन को दूर से लाया जाता है, ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन को दूर से लाया जाता है फ्रॉम टू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस r, और जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हमने किसका नाम दिया, r का नाम दिया, क्योंकि फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जैसे कि ऊपर हमने लाइन में लिखा हुआ है। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने 9th क्लास फिजिक्स के अंदर आपने ये लाजमी पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के, एंड वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन याद रखिएगा कि इस फोर्स के साथ हमेशा आपने माइनस साइन का इस्तेमाल करना है। अब माइनस साइन का इस्तेमाल क्यों करना है आगे जाकर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो डेरिवेशन है वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। 9th क्लास में अंदर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी हम लोग ये कूलम्स लॉ की जो इक्वेशन है हम इस्तेमाल कर चुके हैं। बट फॉर द इलेक्ट्रॉन हम इस्तेमाल करते हैं F इज इक्वल्स टू K ZE डॉट E अपॉन R स्क्वायर। हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, लास्ट वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने अब क्या करना है, इस F की प्रॉपर वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम लोगों ने जो है उसके अंदर पुट करनी है। तो हमें अब जाहिर सी बात है, ये Z क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास चार्ज भी कांस्टेंट होता है, रेडियस भी हमारे पास कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज हमें पता होंगी। लेकिन K की वैल्यू क्या है, अब K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस K को खोलेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ठीक है। अब 1 ऊपर रहे, 1 लिखते नहीं लिखते कोई इशू नहीं होता। तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर हो गई, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम अब इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह, फोर्स की जगह पर। तो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने उठाकर आपके सामने यहां पर लिख दी, लेकिन साथ मैंने क्या लिखा है, माइनस लिखा है, क्योंकि यहां पर मैंने फोर्स के साथ माइनस लगाया, वो भी आगे बताता हूं क्यों लिखा है हमने। प्लस
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम यानी कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो r के बराबर है, यानी कि जो रेडियस से हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो r के बराबर है। तो यहां सिंपल देख सकते हैं इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाती है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। सो नाउ हियर the negative sign indicates that the potential energy decreases when electron is brought from infinity। यहाँ ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है when electron brought from infinity, जब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से नीचे लाया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हमने यहाँ पर r से डिनोट किया है। So now the total energy of an electron is written as this। E यानी कि एनर्जी, टोटल एनर्जी अब इक्वल टू है हमारे पास किसके बराबर है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह अभी हमने जो वैल्यू निकाली है ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे जाते हैं स्टेप्स एक और अगर हम आगे लेके जाएं तो इस 1/2 को अगर हम बाहर कर दें तो यहां पर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है, mv स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसको हमने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमने पिछली जो डेरिवेशन थी उसके अंदर हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था। So the value of mv is taken by comparing electrostatic force and centrifugal force and put in equation number 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमने mv स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। अब लास्ट टाइम याद होगा कि हमने जो है रेडियस की जो है डेरिवेशन जब कर रहे थे तो हमने r की वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की को और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी उसको आपस में कंपेयर किया था, जिसके नतीजे में हमारे पास mv स्क्वायर की वैल्यू आई थी ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। ये वीडियो आप पिछली वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये जो वैल्यू है ड्राइव की थी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमने सिंपल अब क्या करना है, mv स्क्वायर की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो टोटल एनर्जी हाफ जो है हमारे पास 1/2 जैसे था वैसे का वैसे ही आ गया, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां तक डेरिवेशन करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या मैं डेरिवेशन ठीक कर रहा हूं या कर रही हूं। तो उसके लिए क्योंकि आपने इसको रट्टा नहीं मारना, रट्टा जब तक आप अब इसको रट्टा मारेंगे तो कभी भी आपको समझ ये नहीं आएगा, लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। यहां तक देखेंगे, अब जाहिर सी बात है सबको याद करने में काफी प्रॉब्लम होगा आपको, तो इससे बेहतर यह है कि यहां पर जब आप पहुंचें तो आप ये देखें कि क्या मैं जो डेरिवेशन है वो ठीक कर रही हूं या ठीक कर रहा हूं। तो आपने देखना है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो दोनों सेम आएंगी। यहां पर हमारे पास वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहां पर भी ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है। तो दैट मींस कि हमारी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब फर्दर आगे चलते हैं। तो यहां पर ये जो ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो है ये कितना है, यानी 1/2 है। 1/2 कितना होता है, हाफ, और ये जो ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है ये 1 के बराबर है, लेकिन माइनस का 1। जब प्लस का हाफ में से माइनस का 1 हम जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, और इसको हमने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब
पुट द वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस, यहां पर जो r की वैल्यू है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ड्राइव की थी, r की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। तो जब हम r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ZE स्क्वायर। अब हमने डायरेक्ट इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसे मल्टीप्लाई अगर 2 4 8 हो गया हमारे पास, तो Z स्क्वायर 4 की जगह अब 8 आ चुका है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रेडियस की वैल्यू जो r की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है ऑलरेडी, ठीक है। आपको ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर आपको लेक्चर अगर आपने देखा या अच्छे तरीके से आपको आता है तो आप उसको फिर से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है r की वैल्यू, और r की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर z पाई m e स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी है। लेकिन अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कहां चली जाएगी, यहां ऊपर चली जाएगी। तो यहां पर E टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर होगी, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो Z स्क्वायर हो जाएगा, E की पावर 4 हो जाएगी, और पाई और m अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि इसमें कुछ कट तो नहीं रहा, तो यहाँ पर ये जो पाई है, इस पाई से ये पाई हमारे पास क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। नीचे हमारे पास n स्क्वायर और h स्क्वायर भी है, तो ये वैल्यू हमारे पास कट जाएगी। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी z स्क्वायर e की पावर 4 m, और यहाँ पर 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, ठीक है। बट अगर हम यहां देखें, बट फॉर हाइड्रोजन हमने को, अब ये जो पूरी की पूरी डेरिवेशन है बोहर की, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर बेस है। या तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर बेस है, ठीक है, या तो हीलियम के ऊपर बेस है, क्योंकि हीलियम के ऊपर अगर, अब हीलियम भी हीलियम एटम नहीं, हीलियम आयन के ऊपर बेस है, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो हीलियम आयन बन जाता है। तो हीलियम आयन पे ये जो है एप्लीकेबल है। इसके अलावा लिथियम आयन पे ये एप्लीकेबल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फॉर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमने सिंपल ये किया कि Z की जगह 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम 1 लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ से जब इस इक्वेशन को यहाँ पर लाया गया है तो आप देख सकते हैं कि Z उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी वैल्यू उसी तरीके से माइनस में इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। सॉरी, मैं माइनस लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर बाकी पूरी की पूरी वैल्यू उसी तरीके से माइनस में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू में आप देखें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, चार्ज हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, या फिर प्लांक्स कांस्टेंट हमारे पास h हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो हमने क्या करना है, इन सारे के सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, और ये जो n है, ये नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक नंबर का जो ऑर्बिटल नंबर है, अलग करना है। e की पावर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h स्क्वायर को हमने इस पूरी की पूरी वैल्यू को एक साथ कर दिया, और यहाँ पर 1/n स्क्वायर को हमने एक साथ अलग से हटा दिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब याद रखिएगा कि फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर जब एक जगह बहुत सारे कांस्टेंट एक साथ पे आ जाएं तो उन सारे के सारे कांस्टेंट को असेंबल करके एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा वो k किया जाएगा।
हेयर के इज अ फैक्टर असेंबल बाय वेरियस कांस्टेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर हम देख सकते हैं कि इतने सारे हमारे पास वेरियस कांस्टेंट मौजूद हैं, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट के का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम के की वैल्यू देखें, अगर हम इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है 2.18 एक्सपोनेंट की पावर 18 जूल पर एटम। और अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए, किलो जूल पर मोल के हिसाब से पूछा जाए, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू है 1312.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आप यहां तक इस डेरिवेशन को अगर आपने कर लिया तो यहां पर टोटल एनर्जी के लिए आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यानी टोटल एनर्जी माइनस के, ये जो वैल्यू आएगी हमेशा याद रखिएगा माइनस में आएगी, माइनस के 1/n²। अगर आपको किसी ऐसे ऑर्बिटल की एनर्जी मालूम करनी है, या फिर लेट सपोज कि अगर आपको एल शेल की एनर्जी मालूम करनी है तो यहां पर आप n की जगह 2 लिख देंगे। अगर आपको m शेल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो यहां आप n की जगह 3 लिख देंगे। अगर आपको n शेल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो यहां आप n की जगह 4 लिख के किसी भी एटम के जो अगर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर मौजूद है उसकी एनर्जी क्या है। तो इस तरीके से आप ये पूरी की पूरी डेरिवेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियस की जो डेरिवेशन है और ये जो एनर्जी की डेरिवेशन है, इन दोनों में से एक डेरिवेशन हर साल आपके पेपर में लाजमी आती है। तो कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट समझें और अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करके और जो है बार बार की प्रैक्टिस करें तभी आपको ये आएगी। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे अगली वाली डेरिवेशन करेंगे, तब तक के अल्लाह बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।